हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की फिजिक्स की क्लास में। तो अपनी यूनिट चल रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आज उसी को अपने आगे करेंगे और अपना चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज अपने कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, एक बार उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अपने पिछली क्लास में टॉपिक किया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी एंड ऑन पोजीशन पे क्या निकाली थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। यह जो अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर है कंप्लीट कर लिया था। तो बच्चों आज का जो पहला टॉपिक रहने वाला है अपना पहला टॉपिक रहेगा निरक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे अपने, यानी बोथ साइड ऑन पोजीशन। और उसके बाद में अपने पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 2 है जो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी विद्युत फ्लक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ये अपना नंबर 2 रहेगा। और नंबर 3 जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉलिड एंगल। वैसे सॉलिड एंगल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये अपने कोई एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक है नहीं। ये अपने जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा गाउस थ्योरम, उसके अंदर है जो काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इसको अपने यहीं पे कर लेंगे तो आगे अपने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की हेडिंग लगाओ अपने निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले अपने अक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली थी, तो वो तो आपके याद होगी। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर अपने बोल सकते हैं इसको विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, ये लगाओ हेडिंग। तो जैसे अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अक्षीय स्थिति पे निकाली थी वैसे इसमें निकालेंगे। उसमें भी जो मतलब सबसे पहले अपने डायग्राम बनाया था, फिर उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग है जो अपना रिजल्ट निकला था। तो इसके अंदर है जो समझने वाली चीज़ सबसे पहले क्या है, डायग्राम ही है। तो इस डायग्राम को है जो ध्यान से समझना और फिर है जो अपना डेरिवेशन है और आसान हो जाएगा। तो ये हेडिंग हो गई। अब देखो इसका डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो दिखाई तो दे रहा होगा आप सभी को। रुको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो ये जो अपना डायग्राम रहने वाला है इसमें देखो ये अपने पॉइंट मानेंगे, पॉइंट ए, और ये जो अपना होगा पॉइंट बी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे है तो बच्चों अपने आवेश कौन सा लेंगे, इस पे लेंगे अपने प्लस क्यू। यहाँ पे चार्ज कौन सा लिया, प्लस क्यू, और यहाँ पे जो चार्ज लेंगे वो लेंगे माइनस क्यू। ठीक है बच्चों, अब ये प्लस क्यू और माइनस क्यू अपने इसलिए लेंगे क्योंकि अपने विद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया। विद्युत द्विध्रुव के अंदर क्या था, मतलब एक चार्ज तो पॉजिटिव था और एक था नेगेटिव, यानी दो ध्रुवों के बीच की। अब इनके जो बीच की दूरी थी विद्युत द्विध्रुव के अंदर क्या थी बच्चों, याद है आपको, बताओ, 2a थी, यही थी, यानी दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई, जिसे अपने द्विध्रुव लंबाई भी बोला था। अब बच्चों इस पॉइंट को बोलेंगे अपने P। ठीक है, और ये जो P पॉइंट होगा यहाँ पे होगा यूनिट चार्ज की कल्पना करेंगे अपने, यूनिट चार्ज की। अब आपको पता है यूनिट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी धनावेश होता है। और इसी पॉइंट पे अपने क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इसको मैं दे दिया ई, यहाँ पे लिख देता हूँ विद्युत क्षेत्र
की तीव्रता, ये हो गया। तो अब यहाँ से अपने इसकी निरक्षीय स्थिति पे विद्युत शक्ति की तीव्रता निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट को नाम देंगे O, और P से O पॉइंट की जो मध्य की दूरी होगी वो दूरी लेंगे अपने R। ओके, तो अब देखो ये जो 2a दूरी थी वो क्या हुई, इसको 2a भी लिख लो या फिर मैं इसको यहाँ पे 2l लिख देता हूँ, ठीक है, 2l। तो ये जो अपनी दूरी हुई वह क्या हुई, दो पार्ट में डिवाइड होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की l और यहाँ से यहाँ तक की l। ओके, अब देखो यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा एंगल, और यहाँ पे भी जो एंगल होगा थीटा एंगल। अब एक चीज़ देखो, इसके अंदर PA की जो दूरी है वो भी क्या है, PB की दूरी है, यानी अपने यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि PB बराबर में PA, क्योंकि ये दोनों जो भुजा है क्या है, समान है। ओके, अब यहाँ पे अगर अपने कोण की बात करें तो ये जो बच्चों कोण रहने वाला है 2 थीटा रहने वाला है। अब ये 2 थीटा कैसे हुआ इसके बारे में सुनो, क्योंकि किसी भी मान लो त्रिभुज है, ठीक है, उसके जो दो अंदर के जो क्या होंगे दूरस्थ कोणों का जो योग होगा ना, वही क्या होगा, बाह्य कोण का मान होगा। तो अपने यहाँ बाह्य कोण क्या है, ये, तो ये क्या हुआ 2 थीटा हो गया, और इसके जो अंदर के कोण है ये क्या है, थीटा हो गया, और ये भी थीटा हो गया। यानी अपने क्या बोला यहाँ पे, PA इक्वल है किसके, PB के, यानी ये दोनों भुजाएं क्या है, इक्वल है, तो इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बात करें बच्चों अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए देखो, अगर अपने बात करें सबसे पहले PA की, तो यहाँ पे जो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से जो बनने वाला है पॉइंट वो बनेगा E प्लस Q, ठीक है। अब E प्लस Q कैसे बना, ये मैंने आपको पिछली जब निरक्षीय स्थिति की अक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी वहाँ पे भी अपने इस चीज़ पे बात की थी, क्योंकि ये क्या है अपने पास यूनिट चार्ज है, और यूनिट चार्ज क्या होता है, धनावेश होता है, और ये भी अपने पास जो चार्ज है वो कौन सा है, धनावेश है, यानी पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए जो U यहाँ पे आवेश लेंगे अपने वो क्या लेंगे, प्लस Q लेंगे। और अब बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या रहने वाली है, क्योंकि इनकी प्रकृति क्या हुई, प्रकृति तो इनकी सेम हो गई ना, देखो ये भी तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी इसकी जो डायरेक्शन रहने वाली है वो ये रहने वाली है। ओके, इतनी बात आई समझ में। अब तक अपनों ने क्या पढ़ा, अपनों ने दो आवेश लिए, यानी एक विद्युत द्विध्रुव की कल्पना की। विद्युत द्विध्रुव क्या था अपना, AB था, उस पे दो आवेश थे, प्लस Q और माइनस Q। तो फिर अपने इनकी बीच की दूरी क्या ली, 2L ली। फिर अपने एक पॉइंट सपोज किया, और वो पॉइंट क्या था, देखो यूनिट चार्ज था, यानी पॉइंट P था, और जिस पे अपने को क्या करनी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। ओके, उसके बाद इसको अपने थीटा माना, इसको थीटा माना, और ये जो 2 थीटा हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये कौन सा कोण था, बाह्य कोण था, ठीक है, और ये दोनों है जो दूरस्थ है जो अंतः कोण थे। उसके बाद नेक्स्ट अपनों ने P से O तक की जो दूरी को क्या माना, R माना, और फिर PA की क्या की याद की, यानी E प्लस Q, ये E है जो इसकी विद्युत क्षेत्रता की मतलब डायरेक्शन ज्ञात की। इसी प्रकार से अब बात करेंगे अपने PB पे। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूनिट चार्ज, और यहाँ पे क्या है, माइनस Q है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि यूनिट चार्ज तो क्या हुआ यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, और ये जो है ये नेगेटिव हुआ। तो इसकी जो डायरेक्शन रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, इसकी जो डायरेक्शन रहने वाली है वो ये डायरेक्शन रहने वाली है, यानी E माइनस Q। ओके, ये हो गया, ठीक है, ये Q था अपना, ये भी हो गया। ये इतनी बात हो गई। अब इस डायग्राम से समझो, फिर अपने नेक्स्ट करते हैं।
हो गया डायग्राम नोट। अब चलो अपने यहीं पे लिख लेते हैं, नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा हुआ। तो अब करें इसकी गणना की बात अपने। तो गणना के अंदर देखो, सबसे पहले मान लो अपने क्या लेते हैं, ई प्लस क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो ई प्लस क्यू ले लें, ठीक है। इसकी अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मैं बात करूं तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपने क्यू हो गया। और अगर यहाँ पे मैं बात करूं इसकी, यानी वो पॉइंट थे ना अपना पी ए इक्वल्स टू पी बी, ये क्या था, इक्वल था। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ए प्लस क्यू ले रहा हूँ तो पी से ए की जो दूरी लूँगा, इससे पहले थोड़ा सा और देख लो। अगर यहाँ पे अपने क्या करें, इसकी डिस्टेंस भी तो चाहिए होगी ना, तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। उस प्रमेय से अपने पास जो रिजल्ट आ जाएगा, वो रिजल्ट क्या आ जाएगा वो भी देख लो, ठीक है। वो आ जाएगा r² प्लस में l²। ये हो जाएगी बच्चों पी ए की दूरी। ये अपने यहाँ पे पहले निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय तो आपको याद है, हाँ, तो उसी से हो जाएगा, ये दूरी आ गई, ठीक है। तो इसके बाद ये दूरी अपने आगे काम आएगी जब इस डेरिवेशन को हल करेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, देखो पी ए यानी पी ए की स्क्वायर। अब मैं अगर इसकी डायरेक्शन की बात करूँ तो इसकी डायरेक्शन किधर है, ए से पी की तरफ है ना, ये हो गया इसकी डायरेक्शन की बात, ओके। अभी देखो इससे ही मैं बात करूँ माइनस क्यू की, ये अपना क्या रहने वाला है, इतनी बात समझ में आ गई। ये डायरेक्शन होगी इसकी, ये डायरेक्शन कैसे हुई, ए से पी की, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ई माइनस क्यू से देखो वही सेम ही बात है, बस 1 प्लस ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब इसकी डायरेक्शन बताओ मेरे को क्या है, पी से बी की तरफ है, यहाँ पे तो वही लिख दो, चाहे पी बी की स्क्वायर, क्या है, पी से बी की तरफ। ये इसकी क्या कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, ओके। ये दोनों इक्वेशन समझ आ गई। अब देखो बच्चों, सबसे पहले अपने एक बात की थी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, इक्वल है, उसके लिए यहाँ पे क्या हुआ, पी ए इक्वल आ गया किसके, पी बी के, यानी इनकी वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि ई प्लस क्यू इक्वल है किसके, ई माइनस क्यू के, यानी इनका जो परिमाण है वो क्या है, इक्वल है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखो, इनकी जो दिशा है, अगर इनकी जो दिशा है ना बच्चों, वो क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है, ये बात यहाँ पे हो गई। तो अब इनकी क्या की जा सकती है, परिणामी तीव्रता निकाली जा सकती है, यानी ई की कुल वैल्यू क्या की जा सकती है, फाइंड की जा सकती है, ठीक है। इतनी बात आई समझ, इसको करो नोट। फिर अपने निकालते हैं ई पे, पॉइंट ई पे कुल परिणामी तीव्रता। अब सुनो कैसे निकालेंगे। अब आपने समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा होगा। समांतर चतुर्भुज का एक नियम है, वो क्या कहता है, अगर आपके पास क्या हो, कोई भी दो वेक्टर हो, ठीक है। मान लो एक वेक्टर आपके पास क्या है, बी है, और एक वेक्टर ए है, और उनके बीच जो बनने वाला एंगल हो वो क्या हो, थीटा हो, तो उसका जो कुल परिणामी होगा, यानी उसका जो कुल परिणामी होगा, तो R इक्वल्स टू क्या आएगा, 2a cos θ/2 आएगा। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम है। एक बार इसको मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है। फिर मैं इसको रफ करूँगा, ये इसका की पॉइंट है, वो आप नोट कर लेना, ठीक है। ये मान लो अपने पास क्या है, बी वेक्टर है, और ये ए वेक्टर है। इनके बीच जो बनने वाला कोण है वो क्या है, थीटा है। तो बच्चों इन दोनों की अगर बात करूँ, ठीक है, इन दोनों का जो कुल परिणामी होगा वो क्या होगा, वो ये होगा R बराबर में 2a cos θ/2, ठीक है बच्चों, ये वैल्यू होगी। और इसी वैल्यू से अपने क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की ई पॉइंट पे तीव्रता निकाल लेंगे,
ठीक है, ये कर लो नोट जल्दी जल्दी। अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। अब ये एक और देख लो यहाँ पे, इनकी क्या है, डायरेक्शन तो अलग अलग है लेकिन परिणाम में ये क्या है, समान है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे अपने निकाल लेंगे। आर बराबर में क्या है, 2a cos θ/2। इसी से अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे चाहे अपने प्लस क्यू ले लो चाहे माइनस क्यू ले लो, वैल्यू तो एक ही आने वाली है। अपने ले लेते हैं ई प्लस क्यू। ठीक है, तो कुल परिणामी तीव्रता बराबर में लेते हैं ई प्लस क्यू से निकालेंगे। ठीक है, ई प्लस क्यू से। तो अपने पास क्या था, 2a cos θ/2 था, तो लगाते हैं अपने यहाँ पे 2। अब a की जो वैल्यू क्या लगा लेते हैं अपने, ई प्लस क्यू लगा लेते हैं। ठीक है, और cos, ये देखो बच्चों यहाँ पे तो θ/2 है, ये तो फॉर्मूले के अंदर है, जो अपने समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला निकाला था। लेकिन ये क्या है, अपने पास 2θ है, यहाँ पे अपने जो वैल्यू है थीटा की वो क्या 2θ है। तो ये देखो 2θ/2, तो ये वैल्यू तो अपने क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। अपने पास अब क्या बचा है, 2e प्लस में क्यू और cos θ, इतनी वैल्यू बची है अपने पास। अब इसका मान रखेंगे अपने वहाँ से, देखो ये देखो 2 हो जाएगा। अब इसका मान रखेंगे 1/4πε0। ठीक है, क्यू, अब मैं इसको 2 क्यू ही लिख लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, और नीचे क्या था, अब देखो pa की स्क्वायर थी। ठीक है, स्टेप ज़्यादा ना हो इसलिए मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। pa की स्क्वायर थी, अब pa की स्क्वायर का मतलब हो गया, pa का मान क्या है यहाँ पे, ये रहा, और ये क्या है, इसकी दूरी है। वहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे इसका रूट है। तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, आर की स्क्वायर प्लस में एल की स्क्वायर बचेगी अपने पास, आर की स्क्वायर प्लस में एल की स्क्वायर, और इसकी पावर 1 होगी। ठीक है, अब बच्चा अपने पास कोस। ठीक है, लगा लो अपने पास कोस थीटा हो गया। ठीक है, इतना करो नोट। फिर मैं ये डायग्राम रफ कर देता हूँ, या फिर ये चीज़ रफ कर देता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। ओके, ये कर देते हैं रफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। परिणामी क्षेत्र निरक्षीय, ये भी कर देते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है डायग्राम में समझने वाली, वो देख लो। अब कोस थीटा की अपने क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, वो यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहीं से वही वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखो क्या है, एल है, और यहाँ पे क्या है, आर है। तो जो कोस थीटा की अपने यहाँ पे वैल्यू लेंगे, तो कोस थीटा की यहाँ पे जो अपने वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एल अपॉन में, ये हो जाएगा आर की स्क्वायर प्लस में एल की स्क्वायर की पावर 1/2, ये जो वैल्यू हो जाएगी। अब अपने इसी वैल्यू को क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। देखो 1/4πε0 2q, और ये हो जाएगा आर की स्क्वायर प्लस में एल की स्क्वायर, और ये एल हो गया, और इसको ब्रैकेट में कर देना। और यहाँ पे अपने मान क्या निकला था, एल का, ये ले आर की स्क्वायर प्लस में एल की स्क्वायर का रूट लेंगे 1/2। तो बच्चों यहाँ से क्या वैल्यू आने वाली है, देखो जब इसको करेंगे अपने मल्टीप्लाई, इनकी क्या है, इसकी पावर 1 ले लेंगे और इसकी पावर क्या है 1/2 है। तो ये जो पावर क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, यानी पावर 8 हो जाएगी जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1/4πε0 2ql आर की स्क्वायर प्लस में एल की स्क्वायर और 3/2, ये अपने पास एक बार रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब इसी रिजल्ट को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, 2ql क्या था अपने पास, 2ql था अपने पास विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, जो P की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 2ql थी। अपने इसको सदिश फॉर्म में लिख रहे थे ना, देखो याद करो, विद्युत द्विध्रुव क्या था, q बार था 2qa। तो जो इसका ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, P बराबर में q2a, ये जो a क्या थी, ये दूरी थी। तो इसी दूरी को अपने अब क्या से लिख रहे हैं, L से लिख रहे हैं।
तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, 1/4πε0 P अपॉन में क्या आ जाएगा, r² प्लस में l² की पावर 3/2, और ये आ जाएगी बच्चों अपनी कुल परिणामी तीव्रता। ओके, देखो कितनी आसान थी, ये होगी अपनी कुल परिणामी तीव्रता। ठीक है, अब एक बार इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ और फिर आप नोट डाउन कर लेना। डायग्राम तो आपको समझ आ ही गया होगा। डायग्राम के अंदर देख लो, सबसे पहले अपने क्या लिया था, एक विद्युत द्विध्रुव लिया था, यानी विद्युत द्विध्रुव की कल्पना की थी। जैसे अब इसको आप नोट्स में कैसे लिखोगे वो सुन लो। नोट्स में ऐसे लिखोगे सबसे पहले कि माना कि हमने ए बी एक विद्युत द्विध्रुव की कल्पना की, ठीक है, और जो क्या है एक दूसरे से 2l लंबाई पे स्थित थे। फिर हमने उसके निरक्ष में एक पॉइंट P जो क्या धनावेश यानी यूनिट चार्ज की कल्पना की, और जिस पे अपने क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये अपनी है जो पॉइंट यानी लाइन नंबर 2 रहेगी। उसके बाद है जो ये हो गया, फिर आप कहोगे कि E+Q की अपने कल्पना की, और जिसको इसकी जो दूरी है वो क्या है R+Q, पाइथागोरस प्रमेय से आ गई। फिर इन दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्यों किया, क्योंकि ये दूरी निकालनी थी अपने को। फिर अपने इसकी दूरी निकाल ली, ये रही, ओके, और E पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो ये तो हो गया अपना डायग्राम। अभी इसी डायग्राम से अपने क्या की गणना की, ठीक है। तो ये आ गई थी अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये थी 2। अब ये डायरेक्शन का तो आपके क्लियर हो ही गया होगा। PA की जो दूरी थी ये थी r² प्लस l², ठीक है। फिर अपनों ने क्या किया था, एक समांतर चतुर्भुज का जो नियम लिया था, क्या लिया था कि कोई भी हो, मान लो 2 वेक्टर हो ऐसे, ठीक है, ये वेक्टर मान लो B है, ये वेक्टर क्या है, ये इनके बीच का कोण क्या हो, थीटा हो, ठीक है। तो अब जो इनका परिणामी होगा वो r बराबर में क्या होगा, 2a cos θ/2 होगा, ठीक है। और अपने पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या थी, वो थी 2θ, तो वहाँ पे अपने पास बचा था 2a cos θ। अब अपने a किसको माना था वहाँ पे, E+Q को, ठीक है बच्चों। ये देखो, तो इससे क्या निकली थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो गई, और ये कौन से पॉइंट पे थी, निरक्षीय पॉइंट पे थी, निरक्षीय बिंदु पे। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों में से एक एग्जाम में पूछ ली जाती है कई बार, या तो आपको अक्ष पे पूछ लेंगे या निरक्ष पे पूछ लेंगे, दोनों नहीं पूछेंगे, एक जरूर पूछेंगे। ये आगे थे बच्चों। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ थोड़ी सी और देख लो, ये जो 2l क्या हो, इसकी लंबाई हो बहुत ही छोटी हो, किसकी r के हो, तो यहाँ से जो वैल्यू क्या आएगी वो ये आएगी, E बराबर में 1/4πε0 P, और यहाँ पे आ जाएगी r3, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगी विद्युत क्षेत्र। अब ये किसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, निरक्ष की, ठीक है। ये किसकी है, E निरक्ष, निरक्षीय विद्युत क्षेत्र था। और अपने बात करें जो अक्ष की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, वहाँ पे क्या था, 2a था। तो अगर मैं बात करूँ, एक मतलब कंपटीशन के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है, E निरक्ष की विद्युत क्षेत्रता इक्वल होती है किसके, यानी ऐसे नहीं, इसको थोड़ा देखो, E निरक्ष की विद्युत क्षेत्रता, यानी इसका जब 2e मल्टीप्लाई करेंगे तब बराबर में आएगी E अक्ष की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, ठीक है। अक्ष की क्या थी, 2p थी, यहाँ पे 2 था, और यहाँ पे क्या अपने पास सीधा p है, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना।
अब बात करते हैं बच्चों अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स। तो सुनो बच्चों क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपने पहले इस लेक्चर से मतलब लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैंने आपको कराई थी विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो रियल के अंदर मैं बात करूं तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं है ना, वो ही क्या है, विद्युत फ्लक्स है। अब कैसे है कि विद्युत बल रेखाओं की एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी, 3 थी, और उसमें लिखा था ये कि कोई भी मान लो विद्युत रेखा है, वो क्या है किसी चालक के क्या है, मान लो ये कोई चालक है, इसके पृष्ठ से क्या है लंबवत निकलती है। ठीक है, इसके पृष्ठ से क्या है लंबवत निकलती है, ये इसके सतह से लंबवत निकलती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। तो यहीं से अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आएगी। ठीक है, देखो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वही यही होगी कि मान लो कोई भी क्या है विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र में किसी चालक के है जो पृष्ठ से अम्बिलवत भी बोल सकते हैं या इसको लंबवत भी बोल सकते हैं, लंबवत निकलने वाली विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं को ही अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब इसके 2 टाइप हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं, मान लो ये कोई चार्ज है, यहाँ पे मान लो धनावेश है, तो इसके जो लंबवत निकलेगी, ठीक है, मतलब इससे जो लंबवत निकलने वाली क्या बहुत सारी है विद्युत रेखाएं, तो ये लंबवत हो गई ना। ये देखो अगर मैं इसके से बात करूं, ठीक है, ये ओके। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है अपने पास पॉजिटिव लिया है, तो इसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव फ्लक्स। ओके, अगर ऐसे ही मैं एक चालक के अंदर यानी पृष्ठ के अंदर और बात करूं, नेगेटिव को लूँ, ठीक है, तो अब आपको पता था नेगेटिव के अंदर क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना भाई। जो विद्युत बल रेखाएं क्या थी, यही थी ना, ये अपना पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, यानी धनावेश से प्रारंभ होती थी और ऋणावेश पे समाप्त होती थी। ओके, ये अपनी क्या थी, बल रेखाएं थी। तो यहाँ से ये नहीं होगा कि इसके पृष्ठ से निकल रही है तो इसके पृष्ठ से भी निकलेगी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगी, इस के पृष्ठ पे आएगी। ठीक है, इसको अपने क्या बोलेंगे, इसको अपने बोलेंगे नेगेटिव फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये तो था, इसका मतलब नॉर्मल अपने समझने के लिए। ठीक है, अब अपने बात करेंगे, इसकी गणना करेंगे, उसको समझो ध्यान से। यहां से तो आपको डेफिनेशन कर ली हुई है विद्युत फ्लक्स की। अब देखो, अब अपने क्या करते हैं बच्चों, कोई भी एक विद्युत क्षेत्र की कल्पना करते हैं। ठीक है, ये कोई भी विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसके अंदर अगर अपने कोई भी बल रेखा की बात करें तो वो क्या होगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया, ये एंगल मैं मान सकता हूँ थीटा। ठीक है, तो ये अपना विद्युत क्षेत्र हो गया। उसके पृष्ठ से के लंबवत कोई भी निकलने वाली विद्युत रेखा क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अपने अभी पीछे पढ़ा था। तो ठीक है बच्चों, इसको मैं बोलूँ, क्या बोलूँ, ई कोस थीटा। ठीक है, ये ई कोस थीटा हो गया। अब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर दूँ तो किससे लिखते हैं, फाई से लिखते हैं, फाई ई से लिखते हैं। ठीक है, एक बात ये भी यहाँ पे याद रखना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्या अदिश राशि है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना ई कोस थीटा। ये क्या इसके लंबवत हो गई, और मैं इसकी अगर बात करूँ, ये ई साइन थीटा भी मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये तो हो गई इसके लंबवत और ये हो गई इसके समांतर। ठीक है बच्चों, तो अपने जो यहाँ पे कौन सा घटक लेंगे उसके अंदर आप कन्फ्यूज मत होना। अपने जो यहाँ पे घटक लेंगे वो लेंगे ई कोस थीटा। अब आप बोलोगे ई कोस थीटा ही क्यों लेंगे, तो विद्युत फ्लक्स होता क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, यही तो होता है नहीं कि किसी भी चालक की है जो मान लो किसी भी विद्युत क्षेत्र की वजह से लंबवत जो निकलती है,
जो क्या लंबवत निकलती है वही तो विद्युत फ्लक्स होता है, ना कि जो समांतर उसकी रेखाएं होती है वो होती है। तो इसको तो आप भूल ही जाना, ठीक है। ये यहाँ पे समझाने के लिए ये था कि अपने ई साइन थीटा क्यों नहीं लिया और ई कोस थीटा ये क्यों ले। यहाँ से अपने क्या निकालेंगे, हम विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो अब अपने देख लेते हैं क्या होगा। फाई ई बराबर में क्या होगा, ई, इसको डी एस भी लिख लो, कोस थीटा ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ई डी एस कोस थीटा हो गया। अगर इसको अपने वेक्टर फॉर्म में लिखें, एक फॉर्मूला आपको याद होगा ना, ए वेक्टर अपॉन में वी वेक्टर बराबर में क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे होता था ए बी कोस थीटा, ओके, ए बी कोस थीटा होता था। तो यहाँ से जो फाई बराबर में क्या हो जाएगा, फाई बराबर में हो जाएगा ई डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। और ये डी एस का क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपने डी एस, ठीक है। अब डी एस, इसको भी एक मतलब थोड़ा ध्यान रखना आपने, डी एस क्यों लगाते हैं, अपने किसी भी मतलब अलग चीज़ की दूरी निकालने के लिए डी एस लेते हैं फिजिक्स के अंदर, ओके। तो ये नोट करो आप फॉर्मूला। उसके बाद अपने पढ़ेंगे थोड़ा सा घन कोण के बारे में, किसके बारे में, सॉलिड एंगल के बारे में, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लो बस जल्दी जल्दी। हो गया। सॉलिड एंगल है जो, वैसे तो अपना मतलब कोई भी टॉपिक नहीं है, फिर भी अपने इसको करेंगे क्योंकि इससे क्या है, अपना जो गाउस का थ्योरम यानी नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें आपको बहुत ही आसानी होगी गाउस थ्योरम को समझने के लिए, ठीक है। तो सुन लो थोड़ा सा, घन कोण ही लिख देता हूँ मैं, सॉलिड एंगल भी लिख देता हूँ, आपकी सारी फरमाइशी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो घनकोण को समझने के लिए एक अपने एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने तरबूज का। अब तरबूज तो आप सबने खाया ही होगा, कैसा होता है तरबूज, गोल होता है ना, ठीक है। तो अपने एक लेते हैं तरबूज। अब ये तरबूज ले लिया, आप गए दुकानदार के पास, उसके पास सब्जी वाले के पास, दुकानदार के पास तो मिलता ही नहीं है तरबूज शायद। तो आप तरबूज खरीदने गए, आपने कहा भाई हमें तरबूज चाहिए, तो आपने, उसने कहा भाई दे देंगे, ठीक है। अब आप बोले भाई ये जो कच्चा है या पक्का, इसका कैसे हमें पता चलेगा, ठीक है। इस चीज़ में आप कन्फ्यूज थे। तो सब्जी वाला बोला कि ये कन्फ्यूजन मैं आपका 1 मिनट के अंदर दूर कर देता हूँ। उसने क्या किया, चाकू लिया और मान लो ये तरबूज की बारिश था, उसने पहले ऐसे चलाया, फिर ऐसे चलाया, फिर ऐसे चलाया, ठीक है। यानी इसकी जो अंदर से शेप क्या बनी तरबूज की, वो ये बनी, ठीक है। और ये निकाल के आपको दिखा दिया कि देखो तरबूज कच्चा है या पक्का है, ठीक है। अब यहाँ तक की थी तरबूज की बात। अब यहाँ से अपने पास एक चीज़ निकली, वो देखो क्या थी, तरबूज तो अब क्लियर हो गया। ये जो सरफेस बना अपने पास, ये क्या था, तरबूज के अंदर था। अब इसी सरफेस को ये अपने क्या बोलेंगे, घनकोण बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ थीटा। अगर ये यहाँ पे पूरा एंगल बनाता ना, ठीक है, तो फिर क्या होता, ओमेगा होता, ठीक है। इसको सॉलिड कोण को अपने ओमेगा से लिखते हैं। अब अगर ये पूरा एंगल की मैं बात करूं तो इसको अपने ऐसे लिखते हैं डी डब्ल्यू से, ओके। ये होता अपना घनकोण। लेकिन ये यहाँ पे क्या ले रहा है, एक अल्पांश ले रहा है, ठीक है, उसको अपने बोल सकते हैं डी एस, ठीक है, डी एस। और इसको आप ओमेगा से नोट कर सकते हो। तो ये था अपना घनकोण, ठीक है। अब वही बात होगी यहाँ पे, अगर इसकी मैं बात करूँ ओमेगा की, तो यहाँ पे जो अपने लिखेंगे इसके लिए, तो वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे डी डब्ल्यू कोस थीटा अपॉन में आर की स्क्वायर, ठीक है। ये है जो इसका डी एस का है जो क्या है, मान रहने वाला है। अब ये काम कहाँ पे आएगा, गाउस के नियम में काम आएगा अपने पास। तो ये था अपना सॉलिड एंगल, ठीक है।
ये उसका मतलब क्या हुआ, ये तो उसका सूक्ष्म रूप हो गया, ठीक है। अगर अपने पूरे मतलब संपूर्ण घनकोण निकालना हो ना किसी चीज़ का, तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, dw का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और यहाँ पे अपने क्या करेंगे, यहाँ पे अपने डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि अल्पांश निकाल रहे हैं एक। तो ये थी आज की क्लास बच्चों। आज अपनों ने 3 टॉपिक कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ के आना, याद करके आना, बहुत ही आसानी रहेगी अपने को गाउस की थ्योरम समझने के लिए। तो अब क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। हाँ, एक बात और, अगर आपके इसको जो नोट्स चाहिए वो अपने इसी वीडियो के लिंक के मतलब डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे तो वहाँ पे आपके पास एक लिंक दिया होगा, उसको क्लिक करना और नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।